ईआरपी में हमारा बेटा क्या करे, विच प्लांट स्टॉक डेटा इज नाउ रिलायबल। कुछ प्लांट्स का डेटा रिलायबल होता है भी, सर टंके की चोट पे कह रहा हूँ, जो सिस्टम रिपोर्ट दे रहा है करेक्ट है, क्योंकि हमारे यहाँ रोज चेकिंग होती है, बहुत ही परफेक्ट है। आपकी परचेज प्लानिंग, प्रोडक्शन प्लानिंग, डिस्पैच प्लानिंग हमेशा बेटर होगी। आपकी स्टॉक होल्डिंग कम हो जाएगी, स्टॉक होल्डिंग कॉस्ट कम हो जाएगी अगर आपका स्टॉक रिलायबल है तो इस दिल की बात के अंदर मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि किस तरह से हम अपनी अपनी कंपनीज को और बेटर, सुंदर, अच्छा बना सकते हैं डेटा के मामले में, काम के मामले में। लिए वो तो बहुत गड़बड़ काम लोग करते हैं। तो अब चोर पुलिस का गेम तो हमेशा चलता रहेगा। तो पुलिस का क्या काम है? अब पुलिस कैसे साल में एक बार देखेगी? तो जो CFO नामक पुलिस है उसका काम है बटन दबाना है, सिस्टम से रिपोर्ट रेडीमेड निकलती है, कौन सी क्वांटिटी आइटम नेगेटिव चल रही हैं। कस्टमर रिजेक्शन को रिड्यूस करने के लिए आपने क्या किया? और मुझे उसका कुछ करना है, तो CFO हैज टू थिंक कि इसका करूं क्या वो एसेट मैंने खरीदा था 10 साल के लिए बट 3-4 साल में टाइम फेस हो गया। तो अगेन मैनेजमेंट को बताने की बात है। ये यहाँ के गंगा रिवर, आप यहाँ ध्यान से देखें, आपको ERP की ट्रेनिंग, मैनेजमेंट की ट्रेनिंग, CFO की ट्रेनिंग और गंगा दर्शन सब साथ साथ। तो कौन सी आइटम्स में कमा रहे हैं, कौन सो में खो रहे हैं, और कौन सो में 30% से कम GPA है कि जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है। मान लीजिए सैंक्शन लेटर में तो बैंक ने दे दिया 7.1%, बट एक्चुअली बैंक लगा रहा है 7.6, मे बी 7.9, मे बी 8.2, मे बी 8.25, मे बी 9.25, आपको पता ही नहीं चलेगा। कई बार कस्टमर्स हमसे पूछते हैं कि संगीत जी अब ERP लग गया, ERP में हमारा बेटा क्या करे। मान लीजिए मैं कंपनी का MD हूँ, मेरा बेटा बिजनेस ज्वाइन करता है, तो मैं अपने बेटे को क्या काम दूँ? या फिर मेरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट टीम मेंबर है, लेट अस से मेरा CEO है, मेरा CFO है, मेरा प्लांट हेड है, मेरा चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है, तो उसकी क्या ड्यूटीज़ होनी चाहिए, किस तरह से, या मैं खुद हूँ, मैं खुद ही CEO कम ऑनर हूँ, प्रमोटर हूँ, मेरी क्या ड्यूटीज़ होनी चाहिए कंपनी को अच्छा चलाने के लिए, मैं किस तरह से काम को अच्छे रूप से देख सकता हूँ, कर सकता हूँ, उसके लिए कुछ हमें आइडिया दीजिए। तो अपनी इस ERP एजुकेशन सीरीज़ में, इस मेकिंग बिजनेस बेटर के आइडिया के तहत हम आप लोगों को रेगुलरली टाइम टू टाइम कुछ बता रहे होते हैं भी क्या काम कैसे किया जा सकता है, कैसे बढ़िया काम कराया जा सकता है, अपने खुद को कैसे गति दी जा सकती है, खुद को कैसे रास्ता दिया जा सकता है कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, और किस तरह से हमारी एक्टिविटी ज़्यादा बेटर हो सकती है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि ये प्रेजेंटेशन होनी कैसे चाहिए। एक कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट में आजकल पावर पॉइंट एक सिंपल टूल बन चुका है, बहुत इफेक्टिव टूल बन चुका है डिस्कशंस को अच्छे से करने के लिए। जैसे आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा है, इस तरह से आपके जो आप खुद अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं, अपने बोर्ड को प्रेजेंट कर रहे हैं, आपके CFO CEO बोर्ड को प्रेजेंट कर रहे हैं कि सर आज मैं क्या क्या आपको पेश करने वाला हूँ। ये 10, 20, 30, 40 चीज़ें हैं जो हमको रिव्यू देखनी चाहिए और मैं आपको आज वो उनको दिखाना चाहूँगा। स्टार्ट करने से पहले मैं हल्का सा आपको एक रूपरेखा देना चाहूँगा कि इसमें जो डेटा भरने का काम है वो आपका नहीं है, वो आपके रिलेवेंट डिपार्टमेंट्स का है। स्टोर, परचेज, सेल, अकाउंट्स, प्रोडक्शन, मेंटेनेंस, कस्टमर रिलेशन, सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं और आपका काम है, प्लांट हेड का काम, CFO का काम है कि ये जो डेटा है क्या ये है, क्या इसमें मैं क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, क्या इसको ही क्वेश्चन कर सकता हूँ, क्या ये रिलायबल डेटा है या नहीं, क्या मैनेजमेंट के बेस पर डिसीजन ले सकती है। दैट इज़ द वर्क जो मेरे एक CFO का है। और दूसरा पॉइंट देखने का है कि ये एक जर्नी है, ये अंत नहीं है, ये आखिरी नहीं है कि ये हो गया और जब तक ये नहीं होएगा मैं देखूंगा नहीं। ऐसे नहीं होता ERP, ऐसे नहीं चलती कंपनी। ये तो एक जर्नी है, लाइफ एक जर्नी का नाम है, हर रोज कुछ नया हम सीखते रहेंगे, देखते रहेंगे। तो जो CFO है उसका काम है कि ये जानते हुए कि कंपनी एक डायरेक्शन में चल रही है, ये देखना कि चल रही है, सेफ हैंड्स में है, सही रास्ते में चल रही है, कोई गलती तो नहीं हो रही। हर स्क्रीन के बाद एक एक वो स्क्रीनशॉट लगाता जाए ताकि हम ये जान सकें कि जो बात की जा रही है वो जेन्युइन है या सिर्फ हवा में बात हो रही है। तो जहाँ तक हो सके ERP ड्रिवन रिपोर्ट्स की मदद से हम सॉफ्टवेयर को देख रहे हों और कंपनी को देख रहे हों। परफेक्शन की चिंता मत करिएगा, परफेक्शन कुछ नहीं होता, देयर इज नथिंग कॉल्ड परफेक्शन इन दिस लाइफ। कई स्लाइड्स ऐसी होंगी जिनका आंसर होगा नॉट येट डन, नहीं किया, अभी नहीं पता, परफेक्ट नहीं है, कोई बात नहीं। परफेक्ट के चक्कर में ना राधा
ना 100 मन तेल होगा ना राधा नाचेगी, वो नहीं होना चाहिए। इट्स परफेक्टली ओके कि ये पॉइंट नहीं हुआ, कोई बात नहीं, अगला देख लेते हैं, इतने सारे काम है। आपके इंटरेस्ट के हिसाब से, अगर आप खुद CFO हैं, आपको इनमें से जिस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट आए उसको पहले शुरू कर दीजिए, जो चीज़ें इंटरेस्ट ना आए उनको आगे के लिए डाल दीजिए, स्लाइड को कट करके पीछे डाल दीजिए, दैट्स ऑल्सो ओके। इस प्रेजेंटेशन को का लिंक हम आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, आप उस पर डाउनलोड कर सकते हैं इस प्रेजेंटेशन को और ज़रूर यूज़ करें। आप के पास दुनिया का कोई भी ERP हो, अगर फिनसिस ERP है तो बहुत बढ़िया, नहीं है तो कोई बात नहीं, जौन सा है उसे यूज़ करिए, उसकी फ़ोटो डालिए, उसके हिसाब से एक्सेल में काम कर सकते हैं, एक्सेल में करिए, बट इससे आप अपने काम को बहुत सुचारू रूप से कर पाएंगे। सबसे पहला हिस्सा CFO के लिए आता है फंड प्लानिंग, कि मेरी बैंक की पोजीशन क्या है। तो बैंक की पोजीशन में क्या क्या चीज़ें आती हैं कि भाई सबसे पहले तो ERP से बैंक का स्क्रीनशॉट या गूगल ड्राइव का स्क्रीनशॉट, देखो जी यहाँ पे बैंक पोजीशन रिपोर्ट्स हैं, डिटेल में देखना है देख लो। दूसरा LCs, हमारी ये LC अगले कुछ दिनों में ड्यू होने वाली हैं, इन LCs की कुछ दिनों में ड्यू डेट आने वाली है, इसका स्क्रीनशॉट, जिससे हमें पता हो कि हाँ इस वन क्लिक के ऊपर और इस लिंक पे जाकर मैं देख सकता हूँ मेरी कौन सी LCs हैं जो अगले महीने ड्यू होंगी, अगर मुझे फिर से चेक करना हो तो ये LCs की पोजीशन है, वन क्लिक, उस 1 सेकंड के अंदर। EMI की पेमेंट्स क्या है, अब इस EMI की फ्यूचर पेमेंट्स क्या है, इसका तो ERP में कोई चार्ट नहीं हो सकता, तो ये आप एक मैनुअल चार्ट या गूगल ड्राइव पे डाल देंगे भाई ये EMI पेमेंट्स इस दिन आने वाली हैं। तो आपने अगेन कुछ सेकंड के अंदर, मान लीजिए MD को मुझे दिखाना है, मैंने MD को दिखाया सर ये EMIs पिछले महीने की थी, ये सारी EMIs पे हो गई हैं, MD माइंड में रजिस्टर हो जाएगा, ठीक है सारी EMIs पेड है, गुड, ये EMIs इस दिन पे हो गई, और सर अगले महीने की ये EMIs हैं, टोटल मेरे को अगले महीने 2 करोड़ रुपये EMIs के लोन्स की इंस्टॉलमेंट्स के देने हैं। सर क्रेडिटर्स के 30, 60, 90 डेज़ के ये स्क्रीनशॉट्स हैं विद ओवरड्यू। सर ओवरऑल इस टाइम पार्टीज़ को मुझे मार्केट के इस टाइम 12 करोड़ रुपए देने हैं, 12 करोड़ में से 2 करोड़ ओवरड्यू चल रहे हैं, 10 करोड़ भी ड्यू नहीं हुए हैं, और ये ऐसे ऐसे ड्यू होने वाले हैं, ठीक है। तो ये फिनसिस से रिपोर्ट्स ली जा सकती हैं। सर क्रेडिटर्स बिलो 15,000, मान लीजिए आपका एक SOP है कि भाई 15,000 से कम वाले जो क्रेडिटर्स हैं उनको सबसे पहले मैं पे कर दूंगा, उनकी पेमेंट तो भैया 5, 10 दिन, 15 दिन में मुझे करनी ही करनी है, मुझे उनके ना फ़ोन चाहिए, ना मेल चाहिए, ना झंझट चाहिए, उनको टाइम पे पेमेंट करके सबसे पहले अलग करो। अपनी लिस्ट 400 पार्टियों की जो क्रेडिटर्स की लिस्ट होती है वो वैसे ही घट के 100 पार्टीज़ की हो जाती है, क्योंकि ये छोटी पार्टीज़ का जो अमाउंट होता है उनके लिए वो छोटा सा 15,000 बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपके लिए वो बहुत छोटा होता है। आपका एक बड़ा पार्टी 1 करोड़ की आउटस्टैंडिंग देनी है, उसके अंदर तो आपकी 200-400 पार्टियाँ निकल जाएंगी छोटी वाली, तो ये एक असूल होना चाहिए, ये बड़ी पार्टियों को तो मैनेज कर लेंगे, छोटियों को पहले टाइम पे निकाल, ठीक है। तो क्रेडिटर्स बिलो 15,000 क्या सारे पे हो गए पिछले 15 दिन। मान लीजिए पिछली मीटिंग हमारी 15 दिसंबर को हुई, आज 3 जनवरी को अगली मीटिंग हम कर रहे हैं, तो आज मैं दिखा रहा हूँ MD साहब ये इस टाइम करंट आउटस्टैंडिंग्स हैं, पिछली बार की सारी पार्टियाँ देखो सारी पेड है, क्रेडिटर्स लेस देन 15,000 वाली ये हमारे अमाउंट्स पड़े हैं, इनको पहले क्लियर कर देते हैं। फिर अगला पॉइंट आता है, आओ हम इन्वेंट्री पर कुछ देखते हैं। इन्वेंट्री पे क्या देखना चाहिए हमको, इन्वेंट्री एरिया यानी कि जो स्टोर्स हेड, मटेरियल्स हेड या परचेज हेड के कंट्रोल में होता है, तो उस इन्वेंट्री के लिए हम बात कर रहे हैं। हमने कहा सर हमारे ये प्लांट्स हैं, लेट से मेरी कंपनी के 6 प्लांट्स हैं, एक मद्रास वाला हो गया, एक महाराष्ट्र वाला, एक बद्दी वाला, एक आसाम वाला, और दोनों नोएडा वाले। तो इन सारे प्लांट्स में रॉ मटेरियल WIP, FG और जॉब वर्कर के पास कितना कितना स्टॉक रखा है, ये एक इन्फॉर्मेशन मैंने बर्ड्स आई व्यू सबसे पहले मैनेजमेंट को दिया, ठीक है। तो ये तो मुझे पावर पॉइंट में ही डालना होगा, क्योंकि ERP में रिपोर्ट्स तो अपनी अपनी जगह होंगी, बट इन सब का वर्किंग पेपर रेडी होना चाहिए CFO साहब के पास, प्लांट हेड के पास, CEO के पास, डायरेक्टर के बेटे के पास, कि भाई यहाँ से इन्फॉर्मेशन लेकर मैंने इनको भरा है। इन सब के अपने अपने लॉजिक्स हैं, रॉ मटेरियल किस रेट पे लिया है तुमने, FG किस रेट पे लिया तुमने। अगला क्वेश्चन जो मुझे आंसर देना है अपने MD को, मैं कहूँगा विच प्लांट स्टॉक डेटा इज नाउ रिलायबल, कि सर मैंने आपको डेटा तो दिखा दिया जी, कंपनी का स्टॉक 30 करोड़ रुपये है या 10 करोड़ है, 3 करोड़ है, जो भी आपकी कंपनी का स्टॉक लेवल चलता होगा। सर किस किस प्लांट का कितना स्टॉक है, टोटल कितना स्टॉक है, लेटर से 24 करोड़ स्टॉक है, और इसमें से रॉ मटेरियल WIP, FG जो वर्कर्स के पास कितना कितना है, और हॉरिजॉन्टली प्लांट 1, प्लांट 2, प्लांट 3, प्लांट 4 में कितना कितना है। और अगला क्वेश्चन, किस प्लांट का डेटा सर ज़्यादा रिलायबल है। ये कुछ प्लांट्स का डेटा रिलायबल होता है, सर टंके की चोट पे कह रहा हूँ, जो सिस्टम रिपोर्ट दे रहा है करेक्ट है, क्योंकि हमारे यहाँ रोज चेकिंग होती है, कुछ आइटम्स की रोज चेकिंग करते हैं। और कौन से प्लांट्स हैं सर, इनके यहाँ तो ना कुछ भी होता है, ये तो खुद ही नहीं मानते अपनी रिपोर्ट्स को,
ये तो खुद ही एक्सेल देखते हैं। तो इनका डेटा से रिलायबल नहीं है, क्योंकि माल इशू कर देते हैं, इन्हें खुद नहीं पता होता, इनके यहाँ माल आ जाता है, कहाँ रखा है इन्हें पता नहीं होता, वो रिलायबल नहीं है। तो ये एक इंपॉर्टेंट स्लाइड है जो हमारे CFO को देखनी है और लोगों को मोटिवेट करना है, प्लांट हेड्स को मोटिवेट करना है कि भाई आपका स्टॉक रिलायबल होना चाहिए। मान लीजिए मेरे पास 6 प्लांट्स थे जिनकी अभी बात हम कर रहे हैं, तो 6 में से कितने प्लांट्स पॉजिटिव एरिया में आ रहे हैं कि हाँ भाई इन 3 प्लांट्स का डेटा अच्छा चलता है, और इन 3 प्लांट्स का डेटा सर ये कुछ कहते तो हैं बट वो होता नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इसके लिए चाहे मेरे CFO साहब को हर महीने सारे प्लांट्स का एक राउंड भी मारना हो, ठीक है ना। तो भैया तुम यहाँ से निकलो, तुम नोएडा से निकलो, यहाँ से गए तुम लेट से पहले पुणे प्लांट में गए, पुणे प्लांट को सब देख लिया, 2 दिन वहाँ लगाए, फिर मद्रास गए, मद्रास वाले प्लांट को 2 दिन देख लिया, फिर 2 दिन तुमने आसाम वाले प्लांट को देख लिया, फिर वापस यहाँ आ गए। तो 1 हफ्ते का राउंड में तुमने 3 आउटस्टेशन प्लांट कर लिया, बाकी तुमने प्लांट्स फिर हमने नोएडा के देख लिया। उनका डेटा रिलायबल बनाना है, क्योंकि अगर डेटा रिलायबल ही नहीं है तो मैं डिसीजन किस बेसिस पर करूँ। मुझे स्टॉक बैंक को देना है, स्टॉक इनकम टैक्स को देना है, स्टॉक में GST के लिए रखना है, तो स्टॉक रिलायबल होना चाहिए ना। तो हवा में स्टॉक होना 1% वेरिएशन समझ आती है, बट सर पता नहीं सर, वो पता नहीं सर नहीं चलेगा सर, ये तो ना एस्टीमेट है, नहीं चलेगा। ERP में स्टॉक होने का मतलब है कि ओपनिंग भी ठीक है, उसमें इनवर्ड सारी डल रही हैं, उसमें इशू सारी हो रही हैं, क्लोजिंग सही है और क्लोजिंग रेगुलर इंटरवल्स पे चेक किया जाता है। दिस इज अ इंपॉर्टेंट एक्टिविटी। अगर आपने ये इम्प्लीमेंट कर दिया, ऑटोमेटिकली आपकी बाकी सारी जो एक्टिविटीज हैं वो इन प्लेस आ जाएंगी। अगला पॉइंट आता है फिजिकल स्टॉक ऑडिट। कौन से प्लांट में स्टॉक ऑडिट होता है? कौन से प्लांट में फिजिकल स्टॉक ऑडिट रेगुलरली होता है? चाहे आपके पास इतनी सारी इंटरनल टीम है, आपका CFO खुद भी फिजिकल स्टॉक ऑडिट जरा सा कर सकता है। करना क्या है, मान लीजिए सिस्टम कह रहा है कि भाई हमारे पास ये 20 वैरायटी की बॉल बेयरिंग्स होती हैं, तो इनमें से किसी एक बॉल बेयरिंग को उठाया, सिस्टम में 17 पीस आ रहे हैं, जरा गिनवाना। अगर वो 17 निकल गए, उसने टिक कर दिया, हो गया। तो ऐसे ही उसने ऑयल्स पे गया कि मेरे पास ये 25 वैरायटी के ऑयल्स होते हैं, इनमें से जरा ये वाला ऑयल दिखाना, ऑयल नंबर ऊपर से 5वां, ये 5वां ऑयल जो है दिखाना अलमारी में कितना है और ERP में कितना है। अगर वो मैच हो गया तो बहुत बढ़िया। तो ये चीज़ जो मैंने अभी बताई, हर प्लांट का कल्चर होना चाहिए कि ये तो होता है। अगर आपका एक डिपो है, लेटेस्ट से आपने एक नवी मुंबई में एक डिपो खोल रखा है, वहाँ भी अपना माल रखते हो, तो वहाँ भी फिजिकल स्टॉक ऑडिट साल में एक बार नहीं, हर महीने रैंडम ऑडिट होना चाहिए। तो ये इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि आपका CEO या आपका बेटा या आप अपने आप को बता रहे हैं, आपका एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट आपको बता रहा है सर हमारे पुणे प्लांट के अंदर फिजिकल स्टॉक ऑडिट सर मंथली क्या वीकली होता है। तो चेन्नई प्लांट में सर कहते कहते थक गया, 6 महीने से वो कर नहीं रहे सर, तो इसलिए उनका डेटा भी रिलायबल नहीं है, उन्हें खुद ही नहीं पता कि स्टॉक ठीक है या नहीं है। तो सर ये प्लांट्स अच्छे में चल रहे हैं और ये प्लांट्स नेगेटिव में चल रहे हैं, इनका रिलायबल नहीं। यहाँ मंथली की बात हुई, फिर यहाँ वीकली पे आ गए, डेली पे आ गए। जितना आप डेली की तरफ जा रहे हैं उतना आपका स्टॉक बहुत ही परफेक्ट है। आपकी परचेज प्लानिंग, प्रोडक्शन प्लानिंग, डिस्पैच प्लानिंग हमेशा बेटर होगी। आपकी स्टॉक होल्डिंग कम हो जाएगी, स्टॉक होल्डिंग कॉस्ट कम हो जाएगी अगर आपका स्टॉक रिलायबल है तो। अगला एरिया आता है रेट ऑफ आइटम्स। जो सिस्टम में आप स्टॉक की वैल्यू देख रहे हैं, ये फंक्शन है क्वांटिटी और रेट दोनों का। तो हमारी क्वांटिटी क्या आ रही है और वो हमने पिछले सेल में देखा, और हमारा रेट क्या आ रहा है वो इस सेल में हम देख रहे हैं कि भाई हमारे पास जो रेट्स हैं वो क्या ठीक आ रहे हैं। क्या ये तो नहीं कि सिस्टम के अंदर रेट्स ऐसे ही आ रहे हैं, सर वो ना वो हमने PO तो इसका बनाया नहीं था, माल को डायरेक्टली रिसीव कर लिया था तो रेट 0 आ रहा है, तो सर हम अभी देख रहे हैं, ये देख रहे हैं कुछ नहीं होता। तो इट इज़ द जॉब ऑफ द CFO, क्योंकि जिस डेटा के बेसिस के ऊपर आप काम कर रहे हो, जिस डेटा के बेसिस पे बाइंग कर रहे हो, जिस डेटा के बेसिस पे आप स्टॉक होल्डिंग देख रहे हो, तो क्या आपका वो डेटा रीजनेबली लॉजिकली करेक्ट है? तो क्या आपने इन रेट्स को चेक किया है? कोई आइटम 0 रेट वाले तो नहीं है? कौन से हैं बताओ? तो ये एक टिक डैट मीन्स आपने वो 1000 आइटम्स की लिस्ट को किसने तो देखा है, और उस लिस्ट को देखकर उस पर एक्शन लिया है, उस एक्शन को लेकर सोल्यूशन पे पहुंचे हैं और डेटा की लायबिलिटी को आपने बढ़ाया। अगला आता है नेगेटिव स्टॉक आइटम्स। कौन सी IT आइटम्स हैं जिनका स्टॉक नेगेटिव है?
मैं यहाँ ताज हरिद्वार के अंदर एक हॉलीडे पे हूँ और एक मन किया आज दिन में आप लोगों के साथ एक दिल की बात की जाए। तो इस दिल की बात के अंदर मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि किस तरह से हम अपनी अपनी कंपनीज़ को और बेटर, सुंदर, अच्छा बना सकते हैं डेटा के मामले में, काम के मामले में। तो यहाँ पे नेगेटिव स्टॉक्स, देखिए नेगेटिव स्टॉक ईआरपी नॉर्मल तो कभी होने ही नहीं देगा। किसी भी नॉर्मल ईआरपी को देख लो, चाहे वो फिनसिस ईआरपी हो, चाहे दुनिया का कोई ईआरपी हो, आम तौर पे स्टॉक्स नेगेटिव नहीं होंगे। नेगेटिव हो कैसे जाते हैं, ये एक राज की बात है। लोग लॉक खोलते हैं, लोग सुपरवाइजर राइट्स यूज़ कर लेते हैं, एडिटिंग कर देते हैं, माल को निकालने के बाद प्रोडक्शन बदल देते हैं, गलत गलत काम, ओपनिंग स्टॉक बाद में बदल देते हैं माल निकालने के लिए। वो तो बहुत गड़बड़ गड़बड़ काम लोग करते हैं। तो अब चोर पुलिस का गेम तो हमेशा चलता रहेगा। तो पुलिस का क्या काम है? अब पुलिस क्या सिर्फ साल में एक बार देखेगी? तो जो सीएफओ नामक पुलिस है उसका काम है बटन दबाना है, सिस्टम से रिपोर्ट रेडीमेड निकलती है, कौन सी क्वांटिटी आइटम नेगेटिव चल रही हैं। एफजी में नेगेटिव क्या है, आरएम में नेगेटिव क्या है, कंज्यूमर्स में नेगेटिव क्या है, डब्ल्यूआईपी में नेगेटिव क्या है, और उसको फिर इसने इन्वेस्टिगेट करना है। अगर आपने अपनी बात को इन्वेस्टिगेट ही नहीं किया तो तबला बजाने के कुछ नहीं मिलेगा। इन्वेस्टिगेट करो कि ये प्रॉब्लम कहाँ से हुई, किसके हाथों से हुई। सब आपको अंदर घुसेंगे तो यूज़र नेम पासवर्ड सब मिल जाएगा कि भाई किसके हाथों से ये एक्शन हुआ था जिस वजह से नेगेटिविटी आई। अब ये जो नेगेटिव हुआ इसके लिए फिर आपने क्या पाया, क्या ढूंढा, अब क्या करें, इसका करेक्टिव एक्शन क्या लिया, प्रिवेंटिव एक्शन क्या लिया। कस्टमर रिजेक्शन के स्टॉक का क्या किया? कस्टमर रिजेक्शन का स्टॉक आमतौर पर लोग भूल जाते हैं। तो कस्टमर रिजेक्शन का स्टॉक क्या आपने स्टॉक में ले रखा है? उसको आप कहाँ ले रहे हो? उसे आप आरएम में ले रहे हो, एफजी में ले रहे हो, डब्ल्यूआईपी में ले रहे हो, स्क्रैप में ले रहे हो, या एक सेपरेट रो बनाई है आपने? तो कहीं तो लोग हैं, गायब थोड़ी ना हो जाएगा। तो कस्टमर रिजेक्शन के स्टॉक को आपने कहाँ लिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी हो जाती है। तो ये भी आप अपने सीएफओ से पूछ रहे हो, सीएफओ साहब आपने हर हफ्ते मुझे बताना है कि पिछले एक हफ्ते में क्या कस्टमर रिजेक्शंस आई और उसका क्या ट्रीटमेंट किया गया बुक्स में। तो आपका जो स्टॉक रिपोर्ट आप हमें दिखा रहे हो वो स्टॉक में वो कस्टमर रिजेक्शन कहाँ पड़ी है भाई? इनविजिबल हो गई क्या, गायब हो गई? गायब तो नहीं हो सकती, तो कहाँ है वो? अगला एरिया आता है कि कस्टमर रिजेक्शन को रिड्यूस करने के लिए आपने क्या किया। सीएफओ ने क्वेश्चन पूछना है हर प्लांट से कि भाई तुम्हारे यहाँ क्या कस्टमर रिजेक्शन आई। अगर तुमने डाली नहीं तो मैं तुमसे कुछ पूछ ही नहीं पाऊंगा। पहली बात तो डालो, अगर तुम डालोगे ही नहीं तो मुझे तो कुछ पता ही नहीं, मैं तो तुम्हारी एक्सेल फाइल और ईमेल की इंतजार करते रहूँगा। तो सबसे पहले तो भैया डेटा डालो, और दूसरी बात जो डेटा डल गया उस पर एक्शन लेने की बात बताओ कि भाई इसका जो स्टॉक में रिजेक्शन के इंसिडेंट्स कम हो जाए। अभी उस पर बात नहीं कर रहा, अभी बात कर रहा हूँ जो स्टॉक आया वो अंदर है। मान लीजिए मैं वॉशिंग मशीन बनाता हूँ, या मैं टीवी बनाता हूँ, मोबाइल फ़ोन बनाता हूँ, हेलमेट बनाता हूँ, जो भी मैं बनाता हूँ, ऑटोमोटिव पार्ट्स बनाता हूँ, कूलर के पार्ट्स बनाता हूँ, या मैं पेंट बनाता हूँ, जो भी मैं बना रहा हूँ, मैं रबड़ के गास्केट्स बना रहा हूँ, मोटरसाइकिल के पार्ट्स बना रहा हूँ, तो इसका जो रिजेक्शन मेरे पास आई, इस रिजेक्शन को कहाँ लेके गए? इस रिजेक्शन को आपने रीवर्क में दिया, इस रिजेक्शन को आपने सेग्रीगेट करके चला दिया, उसे वापस एफजी करके बेचा, आपने इसको कुछ भी नहीं किया। कुछ तो एक्शन लेना होगा ना। तो सीएफओ का काम है बाकी प्लांट के हेड से, स्टोर हेड्स, प्रोडक्शन हेड, क्वालिटी हेड से बात करना, भाई ये रिजेक्शन का अब करना क्या है। इसको सजा के नहीं रखना ना, क्योंकि मेरे यहाँ पड़े पड़े इसका कुछ नहीं मिलने वाला, कस्टमर से पैसे तो आने नहीं वाले। तो इसका क्या करना है? इसको रिग्राइंड करके इसे स्क्रैप में बेचना है? इसका क्या करना है, सोचना क्या है। अगला क्वेश्चन आता है वेंडर रिजेक्शन। जैसे कस्टमर रिजेक्शन, मेरा माल प्रोसेस होकर गया था, वापस मेरे पास आया और मुझे उसका कुछ करना है, तो सीएफओ हैज टू थिंक इसका करूं क्या। अगला इंपॉर्टेंट एरिया आता है वेंडर रिजेक्शंस का। तो वेंडर रिजेक्शंस, जो वेंडर से माल आया, मेरे जॉब वर्कर के यहाँ से माल आया या मेरे रॉ मटेरियल सप्लायर के यहाँ से माल आया, फिनसिस ईआरपी की प्रोसेस कहती है कि जब तक माल की क्यूसी ओके नहीं हुआ वो माल क्वारंटाइन में रहता है, पेंडिंग इन क्यूसी रहता है, और जब वो क्यूसी में पास हो जाता है तब वो मेन स्टोर्स में आता है। तो जो माल रिजेक्ट हो गया वो कहाँ जाता है? वो रिजेक्टेड स्टोर में जाता है, वो ईआरपी में अपने आप रिपोर्ट बनती है। बट क्या आपने, आपके सीएफओ ने उस रिपोर्ट को देखा? क्या उसको कंसिडर किया? आपने उसे आरएम में लिया है, डब्ल्यूआईपी में लिया है, एफजी में लिया है, स्क्रैप में लिया है, कहाँ लिया है? या कहीं भी नहीं लिया। क्योंकि मैंने देखा है ज़्यादातर कंपनीज की स्टॉक रिपोर्ट्स में वेंडर रिजेक्शन गायब। अब भाई वेंडर के यहाँ से माल आ गया, हो सकता है उसकी बुक्स में तो उसने आपको डेबिट कर ही रखा है ना।
अब कैसे आप जानोगे कि आपकी बुक्स के अंदर उस बिल की क्या ट्रीटमेंट हुई, और वो सामान मेरी जगह भी घेर रहा है, कल को मुझे यूज़ करना पड़ सकता है मजबूरी के अंदर और मेरा लॉस हो सकता है। तो वेंडर रिजेक्शन कितनी है और वो मेरे स्टोर्स में कहाँ है और उसका मैंने क्या सोचा है करने को। अगला इंपॉर्टेंट हिस्सा आता है कि वेंडर रिजेक्शन को रिड्यूस करने के लिए, उसके स्टॉक को रिड्यूस करने के लिए क्या एक्शन लिया। एक तो है ये कहना कि सर मेरे पास ना वेंडर रिजेक्शन है, ये वेंडर रिजेक्शन है तो अच्छी बात है, पता चल गया है। बट अब क्वेश्चन ये है कि वो वेंडर रिजेक्शन को रिड्यूस करना, कंज्यूम करने के लिए क्या सोचा है। भाई या तो इनवॉइस बना के वेंडर को भेज दो, फिर इनवॉइस बनाओ वेंडर को ट्रक में लोड कर दो, तो आसान तरीका है। ज़्यादातर कंपनीज में ऐसे ही होता है, उसके ऊपर सेग्रीगेशन चार्जेस और डेबिट कर दो, ऐसे ही होता है। तो ऐसा हुआ क्या आपके यहाँ? अगर ऐसा आपके यहाँ हुआ बहुत बढ़िया, बट अगर नहीं हुआ तो क्यों नहीं हो रहा भाई। तो एज CFO आप ये मत सोचिए कि आपका काम अकाउंटिंग देखना है या GST रिटर्न देखना है, वो तो आपका एक रोल है, आपके बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, आपके 10 में से एक रोल है टैक्सेशन और अकाउंट देखना। दूसरा है कंपनी के आप फाइनेंस कंट्रोलर हो, जो कुछ आपको बताया जा रहा है ये सारी बातें देखना CFO का काम है, ये सारी कामें देखना डायरेक्टली इनडायरेक्टली डायरेक्टर का काम है। ये सारे डिपार्टमेंट से काम CFO भी कई बार नहीं करवा पाएगा, डायरेक्टर को थोड़ा सा इन्वॉल्व होना पड़ेगा, थोड़ा पैट्रोनाइज करना पड़ेगा। सो आपके डिफरेंट प्लांट्स ने वेंडर रिजेक्शन को कंज्यूम करने के लिए क्या स्टेप्स लिए हैं, उसका क्या सोचा है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ द फिक्स्ड एसेट्स का। आमतौर पे देखा जाता है कंपनीज में फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स जो एक लीगल रिक्वायरमेंट है, उसको कई बार लोग हल्का लेते हैं, इंपॉर्टेंस नहीं देते या फॉर्मेलिटी बना देते हैं या बिल्कुल डेलीगेट कर देते हैं। तो ये अगेन CFO या डायरेक्टर्स फैमिली या CEO की इसमें बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका हो सकती है। आइडियली हमारा SOP कहता है कि साल में एक बार तो हर एसेट वेरीफाई होना ही चाहिए, तो ऑटोमेटिकली 10% एसेट्स तो हर महीने होना ही चाहिए, इसमें तो कोई शक नहीं रहा। तो अगर ये हो रहा है, किस किस प्लांट में 10% हो रहे हैं बताओ। हो रहा है, वेरी गुड, उसकी रिपोर्ट दो कि वेरिफिकेशन की गई और उसमें क्या मिला, वेरिफिकेशन करके ठीक मिला या वेरिफिकेशन करके गैप्स मिले। यू मस्ट रिपोर्ट टू द मैनेजमेंट वंस अ मंथ। एंड अगर नहीं हुआ तो उसका क्या करेक्टिव एक्शन है, क्या प्रिवेंटिव एक्शन है, क्यों नहीं वेरिफिकेशन हो रही, ये एक इंपॉर्टेंट एरिया है। तो वो वेरिफिकेशन के लिए ज़रूर कोशिश की जाए। अगला हिस्सा आता है बार कोडिंग। आज बार कोडिंग एक बिल्कुल सिंपल टूल बन चुका है। तो बार कोडिंग के टूल आप फिंसिस CRP वालों से भी बाय कर सकते हैं। डिफरेंट थर्ड पार्टी पीपल भी हैं जो आपके फिक्स्ड एसेट्स की बार कोडिंग में स्पेशलाइज करते हैं। तो क्या आपने अपनी कंपनी में फिंसिस बेस्ड बार कोडिंग शुरू कर दिया? क्या हर फिक्स्ड एसेट के ऊपर, हर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के ऊपर एक बारकोड लगा दिया या आइडेंटिफिकेशन टैग लगा दिया, और जिसको चाहे आंखों से देखकर हर महीने एक बार टिक किया जा रहा है कि हाँ ये वर्नियर है, ये टेस्टिंग इक्विपमेंट है, एग्जिस्ट करता है, इस जगह पे है, ये ट्रॉली है, ये बिन है, ये मशीन है, ये मशीन का इंपॉर्टेंट मोटर है। जो वेरीफिएबल एसेट्स हैं वो हैं क्या? तो एज CFO मेरी जिम्मेदारी है ये देखना कि भाई कंपनी में ये प्रोसेस भी कंप्लाई हो रहा है, क्योंकि जिस प्लांट में ये वेरिफिकेशन हो ही नहीं रही तो उसका तो कोई वाली वारिस ही नहीं है ना। कल को माल नहीं मिलेगा तो कह देंगे सर हमें क्या पता, ये तो कई महीने से नहीं देखा सर प्रोडक्ट को। सर ये तो सर आपको याद नहीं है, ABCD हो गया था, स्क्रैप हो गया था, गड़बड़ हो गया था, तो फिर सब घुमा के रख देंगे आपको। तो फिजिकल वेरिफिकेशन भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और इस फिजिकल वेरिफिकेशन को आप कोशिश करें आपकी कंपनी में हर प्लांट में हर महीने 10% का तो होना ही चाहिए, उससे ज़्यादा हो जाए बहुत अच्छी बात है। अगला चार्ट जो CFO साहब ने आपको दिखाना है, विच प्लांट्स हैव स्टार्टेड द बारकोडिंग ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एंड कितना % क्यूमुलेटिवली हो गया इन द लास्ट 3 months। अगर पिछले 3 महीने में 30% हो गया तो चलो ठीक है, 50, 60, 70% हो गया, वेरी गुड। और अगर 30 भी नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? व्हाट इज स्टॉपिंग यू? सो कितना % इंप्लीमेंट हो गया, ये चीज बहुत जरूरी है देखना। अगला आता है, क्या लिस्ट ऑफ मशीन्स जो अकाउंट्स में हैं और मेंटेनेंस में है मैच होती हैं?
बड़ा अच्छा पॉइंट है, होना तो चाहिए बट होती नहीं है, क्योंकि फिक्स्ड रजिस्टर ठीक से लोग मेंटेन नहीं करते। तो आपका अगला इंपॉर्टेंट रोल हो गया सीएफओ साहब के लिए कि सर आप ना इसको रिकंसाइल कराने पे ले आओ, और इसके बाद जो समझ आए, जो नहीं समझ आए उसे राइट ऑफ भी करो, और जो समझ आए उस पर एक्शन लो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि लिस्ट ऑफ मशीन्स मस्ट मैच इन द अकाउंट्स एंड मेंटेनेंस डिपार्टमेंट। बट ये ज़रूरी नहीं है आप इस काम को अभी फ़ौरन कर सको, हो सकता है इस काम को करने में अभी आपको 6 महीने लग जाए, बट ये एक्टिविटी भी शुरू होनी चाहिए। नेक्स्ट, फिक्स एसेट्स फॉर डिस्पोजल। कौन से ऐसे फिक्स एसेट्स हैं जो अपनी लाइफ आउटलिव कर चुके हैं? आउटलिव भी क्यों हुआ, क्या ये भी देखने का पॉइंट है? क्या वो एसेट मैंने खरीदा था 10 साल के लिए बट 3-4 साल में टाइम फेस हो गया? तो अगेन मैनेजमेंट को बताने की बात है। और जो ऐसे चीज़ें हैं, मैं इस टाइम ताज हरिद्वार की छत पे हूँ और यहाँ सामने आपको माउंटेन्स दिख रहे होंगे, ये यहाँ के गंगा रिवर, आप यहाँ ध्यान से देखें, आपको ईआरपी की ट्रेनिंग, मैनेजमेंट की ट्रेनिंग, सीएफओ की ट्रेनिंग और गंगा दर्शन सब साथ साथ। सो इसे कहते हैं हॉलीडे कम लर्निंग एक्सपीरियंस कम ट्रेनिंग कम फ्यूचर लर्निंग एंड डेवलपमेंट की तैयारी साथ साथ। तो कौन से एसेट्स मेरे डिस्पोजल के लिए रेडी हैं, किनको स्क्रैप की तरह बेच देना चाहिए, और उसमें हमारी क्या तैयारी है? तो अगर हम उसमें अच्छा चल रहे हैं तो बहुत बढ़िया, और अगर उसमें अच्छा नहीं चल रहा है तो भाई कब चलोगे? क्योंकि हर कंपनी में पिछले 20 साल में खरीदे हुए सारे मोबाइल फ़ोन आपके फिक्स्ड रजिस्टर में होंगे, पिछले 25 साल के सारे कंप्यूटर होंगे, पिछले 30 साल के सारे प्रिंटर भी होंगे, आपकी छोटी और बड़ी सारी मशीनें होंगी जो आज पता नहीं किस हाल में आपके स्क्रैप यार्ड में पड़ी होंगी। तो उनका वेरिफिकेशन, क्या आपका सीएफओ रेगुलरली कर रहा है, क्या आपका प्लांट हेड रेगुलरली कर रहा है, ये अब आपकी जिम्मेदारी है कि करें और करवाएं। अगला आया इन्वेंट्री फॉर डिस्पोजल। जिस तरह फिक्स्ड भी डिस्पोज के लिए रखे हैं, इन्वेंट्री भी बहुत सी होती है जो नॉन मूविंग हो चुकी, डेड हो चुकी, एक्सपायर हो चुकी, खराब हो चुकी, बट किताबों में सिर्फ चली आ रही है, कूड़ा के ढेर पड़ा हुआ है पीछे, उसको कोई उठाना नहीं चाहता। तो एज सीएफओ ये वो काम है जिसमें अगेन आप मैनेजमेंट की हेल्प कर सकते हैं कि सर ये स्टॉक मेरे इन्वेंट्री में आ रहा है, ये इस जगह पे रखा हुआ है, और इसका सर कोई अगेन वारिस नहीं है, इसका यूजेज नहीं है, इसका सर डिस्पोजल करवा दीजिए। इंपॉर्टेंट आइडिया, इस पर आप एक्शन लें। अगेन ये एक एडवांस टारगेट है, ज़रूरी नहीं है आप फ़ौरन कर सकेंगे, बट आपको कोशिश करनी चाहिए। अब डेटर साइड की बात करते हैं, अकाउंट्स रिसीवेबल। जैसे ब्रिटिश सिस्टम में डेटर्स बोलते हैं, अमेरिकन सिस्टम में अकाउंट रिसीवेबल बोलते हैं। हमारे जो कस्टमर्स मॉरिशस के हैं, सऊदी अरेबिया, दुबई साइड के हैं, वहाँ AR बोला जाता है इसको ज़्यादा। अमेरिकन सिस्टम इज़ AR, ब्रिटिश सिस्टम इज़ डेटर्स। तो डेटर रिकन्सिलेशन, लॉजिकली सारी पार्टियाँ हर साल रिकन्साइल होनी चाहिए, जल्दी भी होनी चाहिए। आइडियली हर क्वार्टर 25% तो होनी चाहिए। तो क्या ये हो रहा है? इसका एक कंट्रोल चार्ट कि कितने % पार्टीज़ को इस क्वार्टर में मैच किया गया और कितनों को नहीं किया गया, और इसका क्या एक्शन प्लान है तुम्हारा। डेटर्स रिलेशनशिप मीटिंग, कितने % कस्टमर से तुम रिलेशनशिप मीटिंग कर रहे हो। आइडियली अगेन कैटेगरी A कस्टमर से हर साल तो मिलना ही चाहिए, और अगर हर क्वार्टर 25% कस्टमर से सीएफओ मिल लेंगे तो कंपनी का बहुत भला होने वाला है। क्योंकि कस्टमर के सीएफओ से मिलके, कस्टमर के डायरेक्टर से मिलके जो रैपो बन सकती है वो घर बैठ के नहीं बन सकती। सो डेटर रिलेशनशिप, कस्टमर रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट रोल है अगेन टॉप लेवल के लोगों का। तो आपके प्लांट हेड, आपके CEO, CFO, डायरेक्टर साहब की फैमिली मेम्बर्स, दे शुड ट्राई टू मीट द कस्टमर एट द कस्टमर्स ऑफिस, कस्टमर्स फैक्ट्री। तो ज़रूर करें, कोशिश करें, और अगर ये है तो जो गुड न्यूज़ मिली वो बताएं। नीचे देखो आपने क्या लिखा, हमने क्या लिखा, अगर हुई मीटिंग तो बताएं क्या समरी है, क्या मिनट्स हैं, क्या गुड न्यूज़ थी, क्या कस्टमर का फीडबैक था, नेगेटिव फीडबैक्स भी थे तो क्या थे, और समरी क्या है और उसका आउटकम क्या है। आप वहाँ होके आए, लेटर से कंपनी के खर्चे के ऊपर आप यहाँ से औरंगाबाद एक विज़िट करके आए, एक अहमदाबाद करके आए, एक बॉम्बे में 15 विजिट्स आपने पिछले 1 महीने में करी या पिछले 6 महीने में करी, उनसे आउटकम क्या क्या आ रहे हैं, व्हाट इज़ द फ़ायदा जो कंपनी को मिल रहा है। तो ये भी एक आउटपुट रिपोर्ट है। तो किस्तों में सारे काम एक दिन में लाद दोगे तो सर मैं भी फंस जाऊँगा, मैं कर ही नहीं पाऊँगा।
तो इनमें से जो काम मैं जैसे जैसे कर सकता हूँ वो काम इस टीम मेंबर को दिया जाए जो इतनी इम्पोर्टेंट जिम्मेदारी वाली आपने रैंक्स कंपनी में बनाई हैं, उनको ये ड्यूटी मिल पाए और उनसे आप ले सकें। है कि CFO मस्ट हेल्प इन कंट्रीब्यूटिंग इन दिस रिलेशनशिप मीटिंग्स, ताकि वो कस्टमर के CFO के साथ, कस्टमर के प्लांट हेड के साथ, उनके साथ डिनर मीटिंग्स करें, जिससे अगेन वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है आपकी कंपनी की ग्रोथ के लिए। अगर रिलेशन अच्छे हैं तो बहुत सारी चीज़ें और बात ही मैनेज हो जाती हैं। तो उन जो रिलेशनशिप मीटिंग हमने पीछे बोली ऑफिस वाली, उसी का ये एक सेकंड रूप है कि आपने 2 मीटिंग्स ऑफिस में करी, फिर एक मीटिंग आप एक होटल में भी कर सकते हैं। तो उन चीज़ों को आप अपने CFO को, अपनी सेकंड जनरेशन को, जो अपनी टीम 2 क्रिएट होती है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, उसको ये अगर काम देंगे तो एक चार्टर्ड प्लान है कि भाई ये काम ऐसे ऐसे करना है। अगर ये काम ऐसे ऐसे हो रहे हैं तो लाइफ अच्छी हो जाएगी। वेंडर साइड भी ऐसी बात करते हैं। तो वेंडर साइड में हमारे CFO साहब क्या कर सकते हैं, हमारे प्लांट हेड, हमारे CEO क्या कर सकते हैं। नंबर 1, अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव से अगेन वेंडर्स के साथ अकाउंटिंग रिकॉन्साइल होने चाहिए। हर साल 100% वेंडर्स के साथ होने चाहिए, छोटा हो या बड़ा हो, 100% के साथ। MSME लॉ, GST लॉ, ये सारे लॉज रिकन्सिलेशन के ऊपर काफ़ी आजकल जोर दे रहे हैं, क्योंकि अगर आउटस्टैंडिंग बिल रह जाता है, आपका ITC रिवर्स होता है, आपका MSME लॉ में आपके ऊपर एक्शन हो सकता है, आपके इंटरेस्ट की लायबिलिटी डिसअलाउ होता है वो इंटरेस्ट भी, वो सारी प्रॉब्लम्स है। तो रिकन्साइल होता जाएगा तो मैटर सॉल्व होता जाएगा। पहला पार्ट कि हो रहा है क्या, और ये काम कौन कर रहा है, कितना हो रहा है, कितना अच्छा हो रहा है, नहीं हो रहा है, इसे करवाओ। दूसरा, क्या वेंडर की फैक्ट्री में विजिट करी आपने? अगर ए कैटेगरी आपके अपने वेंडर्स को अगेन 3 टुकड़ों में बांट लिया आपने, कैटेगरी A, B और C। ए कैटेगरी वेंडर्स के यहाँ तो साल में एक बार विजिट कराओ भाई। ए कैटेगरी वेंडर्स से क्या मतलब, अगर आपको लॉजिकल लगे, जो टॉप बड़े वेंडर्स हैं, तो हो सकता है वो आपसे भी बड़े हों, कहने को वेंडर्स हैं बट दे आर योर प्रिंसिपल्स। मतलब आप मान लीजिए रिलायंस से माल खरीदते हो, प्लास्टिक दाना खरीदते हो, तो वहाँ के CFO डायरेक्टर से तो नहीं मिल सकते, वहाँ का जो भी टॉप लेवल जहाँ तक पहुँच सकते हो। अब MD तो हर जगह नहीं पहुँच पाएगा ना, तो क्या वहाँ पर आप CFO साहब मिल सकते हो? क्या जो निट्टी ग्रिटी प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम्स को वहाँ टेकअप कर सकते हो? सर हमारे ये बिल पास नहीं हो रहे, या हमारे ये डेबिट नोट्स आपने पास नहीं किए, आपने रेट वेरिएशन लगाया, आपने रेट गलत लगाया, मैंने रेट मतलब आपने 100 रुपये किलो के दाने को आपने 102 पे बिल कर दिया, मेरा कंफर्म PO था, आपकी कंफर्मेशन थी, आपने 102 कैसे अलाउड है? ये समझाना पड़ेगा ना। अगर रिलेशन नहीं होगा तो समझाओगे कैसे? वो लॉस हो जाएगा आपका। प्रोडक्शन मीटिंग, अब एज MD सन, एज CFO, एज CXO, आप प्रोडक्शन में भी हेल्प कर सकते हैं। एज ए CEO आप प्रोडक्शन में क्या करेंगे? आप कहेंगे सर मुझे बाकी तो पता नहीं, बाकी तो आप काम अच्छा कर रहे हो, सर इन हाउस रिजेक्शन क्या हो रही है, ज़रा दिखा दो। जो इन हाउस रिजेक्शन है उसका लेटेस्ट से आपने इंटरनल टारगेट 100 PPM का डाल दिया। LG सैमसंग के वेंडर्स तो 10 PPM और 1 PPB की बातें करने लगे हैं। तो आपका पिछले महीने PPM क्या था, पार्ट पर मिलियन रिजेक्शंस, या जो भी आपको ERP में आपके लिए रिपोर्ट कॉन्फ़िगर की गई है, तो क्या आपकी PPM रिपोर्ट्स थी, क्या आपकी रिजेक्शन रिपोर्ट्स थी? तो उन रिजेक्शन रिपोर्ट्स का क्या फंक्शन है? कौन सी मशीनों पर ज़्यादा रिजेक्शन आ रही है, कौन से आइटम्स में ज़्यादा रिजेक्शन आ रही है, कौन से कस्टमर्स की ज़्यादा रिजेक्शन आ रही है, उस पर क्या किया गया? तो यहाँ पर अगेन एज CFO आप मदद कर सकते हैं कंपनी मैनेजमेंट की, उनको ये बताने में कि सर आपके यहाँ इन आइटम्स के अंदर रिजेक्शन टॉलरेंस से बहुत ज़्यादा जा रही है और बहुत दिक्कत आ रही है। गंगा मैया की जय। सो आई एम ऑन द पीलीभीत हाउस, हरिद्वार, ब्यूटीफुल प्लेस, और साथ में यहाँ पर आपको जो मन में आ रही हैं अच्छी बातें वो शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। इनफैक्ट हमारे क्लाइंट है शिवानी ट्रूपैक, तो उनके बगानी साहब से आज मेरी सवेरे बात हो रही थी, तो वो ये कह रहे थे कि हमारी कंपनी में नए CFO ज्वाइन हुए हैं, तो उनके लिए क्या एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। इसी तरह क्रिएटिव हाईटेक में अग्रवाल साहब ने भी सिमिलर क्वेश्चंस पूछे थे, और भी कई ऑर्गेनाइजेशंस ने टाइम में क्वेश्चंस पूछे हैं, तो उनके इन पॉइंट्स का यहाँ पे आंसर निकालने की कोशिश की जा रही है। अगला पॉइंट आया हमारा प्रोडक्शन का। देखिए अच्छी प्रोडक्शन होगी तभी तो कुछ प्रॉफिट बचेगा, तभी तो डिस्पैच होएंगी। अगर प्रोडक्शन के अंदर रिजेक्शन ज़्यादा आ रही हैं तो इन हाउस हैं तो वेस्टेज बहुत ज़्यादा होएगी, और अगर कस्टमर के यहाँ जाके हो रही हैं तो गुडविल का ही बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो आज इस हरिद्वार की पवित्र भूमि से मैं आपके सामने
एक सीएफओ को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि सर पीपीएम्स को भी समझना शुरू करिए। फिनसिस के अंदर आपको कोई ना कोई रिजेक्शन रिपोर्ट आपको आपकी इंडस्ट्री के हिसाब से दे दी जाएगी, चाहे वो आप प्लास्टिक मोल्डिंग में है, रबड़ में है, पैकेजिंग में है, जिस भी इंडस्ट्री में आप हैं, तो आपको आपके हिसाब से कोई ना कोई रिजेक्शन रिपोर्ट फिनसिस में आपका जो ट्रेनिंग प्रोवाइडर है वो आपको दे देगा। तो आपका क्या रोल हुआ कि भाई जो मेरी ये रिजेक्शंस हैं उसमें जो डेटा है वो ट्रू एंड फेयर है, कहीं ये तो नहीं कि आपकी टीम आपको बताती है कि रिजेक्शंस तो है ही नहीं और रिजेक्शंस तो खूब होती हैं। तो वो जो रिजेक्शंस हैं, इन हाउस रिजेक्शंस और कस्टमर रिजेक्शंस, उन दोनों का डेटा रिलायबल है। तो द सीएफओ मस्ट हैव द प्रोडक्शन मीटिंग्स रेगुलरली एंड ट्राई टू सी कि भाई हाई रिजेक्शंस किन आइटम्स में, किन मशीन्स में हैं, उनको कैसे रिड्यूस किया जा सकता है। नेक्स्ट हिस्सा आता है डाउन टाइम का। कौन सी ऐसी मशीनें हैं जिन पे मैक्सिमम डाउन टाइम आ रहा है, इसका स्क्रीनशॉट लगाओ, फिनसिस से उसका स्क्रीनशॉट लगाओ कि सर देखो ये फिनसिस का पिछले महीने का डेटा है, इन आइटम्स में डाउन टाइम बढ़ना शुरू हो गया है, इन मशीनों पे डाउन टाइम ज़्यादा आ रहा है, इसका ये करेक्टिव एक्शन है, ये प्रिवेंटिव एक्शन ले रहे हैं। तो अगर आपको समझ आए, मतलब कोई ज़बरदस्ती नहीं है, हो सकता है आप कहें नहीं यार ये मेरा रोल नहीं है, फाइन, किसी का तो रोल होगा। तो जिसका भी रोल है ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसका काम है कि प्रोडक्शन के टीम के साथ रेगुलरली मीटिंग्स करके हाई रिजेक्शन आइटम्स को हम कंट्रोल करना शुरू करें और वो मैनेजमेंट के सामने पुटअप करें, ताकि मैनेजमेंट अपने कस्टमर से बात करे, सर आपका डिज़ाइन ही इतना अजीब है, उसके अंदर रिजेक्शन बहुत ज़्यादा आ रही हैं। ये भी तो हो सकता है, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी आपका डिज़ाइन ही ऐसा हो, आपका रॉ मटेरियल गलत हो, आपकी मशीन गलत हो, टेम्परेचर गलत हो, केमिकल गलत हो, कंज्यूमर कोई गलत हो, कोई छोटा सा एक इनपुट भी गलत हो सकता है जिस वजह से रिजेक्शन आ रही हो। तो पॉइंट को टेकअप करना होगा। तो ये आपका एक बहुत बड़ा गिफ्ट हो जाएगा अपनी मैनेजमेंट को, अगर आप मैनेजमेंट के साथ बैठ के महीने में एक बार जो डाउन टाइम की रिपोर्ट्स हैं उनको डिस्कस करें और देखें कि भाई कौन सी रिपोर्ट्स हैं जिन पे आप उनकी मदद कर सकते हैं, इन हाउस रिजेक्शन और इन हाउस डाउन टाइम। नेक्स्ट हिस्सा आता है सर बोरोइंग कॉस्ट का, कि आप बोरोइंग कॉस्ट के अंदर क्या मदद कर सकते हैं कंपनी की, क्या इस बारे में कुछ बात करना चाहेंगे? एक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट लोन्स पे कितना हो रहा है, यकीन देख ये आपके इंटरेस्ट का टॉपिक हो सकता है, सभी के इंटरेस्ट का टॉपिक है। काफ़ी जगह देखा जाता है कि जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है, मान लीजिए सैंक्शन लेटर में तो बैंक ने दे दिया 7.1%, बट एक्चुअली बैंक लगा रहा है 7.6, मे बी 7.9, मे बी 8.2, मे बी 8.25, मे बी 9.25, आपको पता ही नहीं चलेगा। सो एक बहुत इम्पॉर्टेंट ये एरिया है। आज इस एरिया में आप कंपनी की हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा कागज़ है जिसका ना कोई परचेज ऑर्डर डे टू डे आप नहीं देते, हर महीने बैंक अपने आप ही आपको डेबिट कर देता है और आपको उसको बैंक तो अपने आप पेमेंट ले भी लेता है। तो आपका ये रोल हुआ कि भाई एक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका बैंक आपको क्या लगाता है। तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगाइए बैंक अकाउंट का और करेक्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट का और सैंक्शन लेटर का, और फिर कंपेयर करिए कि सैंक्शन लेटर के हिसाब से जो ब्याज लगना चाहिए था क्या वही लग रहा है, क्या बैंक के साथ कोई और लफड़ा तो नहीं है, कोई और पेंडिंग पॉइंट तो नहीं है जो बैंक के रिलेशनशिप मैनेजर से बात करके आप उस पर एक्शन ले सकें। फिर स्टैच्यूटरी कंप्लायंस का एक चैप्टर आता है कि स्टैच्यूटरी कंप्लायंस के अंदर जो आपकी बीपीओ टीम, जैसे मान लीजिए एमएलजी बीपीओ टीम, उस पर आपकी मदद कर रही है, जो भी कर रही है, तो क्या जीएसटीआर R1 R3B ये सब फाइल हो गए, टीडीएस कैलकुलेशंस, टीसीएस रिटर्न्स सब हो चुकी, क्या ईएसआई की रिटर्न्स टाइम पे फाइल हो गई, पिछले 1 साल का क्या चार्ट है, क्या करेक्टिव एक्शन है, प्रिवेंटिव एक्शन है अगर कुछ लेट हुआ, क्या हम लास्ट ड्यू डेट से 4 दिन पहले काम कर सकते हैं, क्या ऐसा कुछ हो सकता है कि हम ईएसआई की लास्ट डेट 15 तारीख है, हम 11 तारीख को ही लास्ट डेट मान लें और 11 को काम फिनिश करें। पीएफ में लास्ट डेट 15 है, हम उसमें भी डेट को अपनी तरफ से ही इंटरनली हम डेट मान लें कि भाई डेट हमारी 11 तारीख है, 10 तारीख है, 12 तारीख है, और 10-12 तारीख तक इस काम को ख़त्म करें। तो दोस्तों ये वो तरीके हैं जिनकी मदद से आप अपने नॉन कंप्लायंसेस को भी रोक सकते हैं और अपने जो डिसअलाउंसेस होते हैं, सेक्शन 43B का डिसअलाउंसेस बहुत पेनफुल हो चुके हैं, तो उनमें आप इसमें हेल्प कर सकते हैं जो बजट 2021 के अंदर और डिफ़िकल्ट हो गए हैं। ईएसआई ईपीएफ दोनों की बात कर रहा हूँ। वेलफेयर फंड, क्या पिछले 5 साल में सारी वेलफेयर रिटर्न जो एनुअल होती हैं प्रॉपर्ली फाइल हो रही हैं, क्या वो भी ड्यू डेट से पहले होती हैं? इंश्योरेंस का कंट्रोल चार्ट,
क्या इंश्योरेंस का कंट्रोल चार्ट का स्क्रीनशॉट या गूगल ड्राइव का लिंक कि इंश्योरेंस सारी ऑन टाइम पेड है, सब कुछ ग्रीन है, कहीं कोई लेट तो नहीं है, कंफर्म करिए। इंश्योरेंसेस एडिक्वेट है कि स्टाफ एक्सीडेंट इंश्योरेंस है, स्टाफ मेडिकल इंश्योरेंस है, बिल्डिंग इंश्योरेंस, फायर, मशीन, व्हीकल्स, कस्टमर लाइबिलिटी, क्या ये इंश्योरेंसेस एडिक्वेट है। आइटम वाइज प्रॉफिटेबिलिटी, क्या ये आपकी ईआरपी में आइटम वाइज प्रॉफिटेबिलिटी का कोई चार्ट कॉन्फ़िगर्ड है, क्या इसको आप देख सकते हैं, चाहे जीपी लेवल पे चाहे एनपी लेवल पे, जो भी कॉन्फ़िगरेशन हो सकती हो। किन आइटम्स में जीपी लेस देन 30% आ रही है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बोला है। बिजनेस कर किसे ले रहे हो, प्रॉफिट के लिए ना। मैनेजमेंट ने इतना लंबा सारा तामझाम जो फैला रखा है प्रॉफिट के लिए, तो कौन सी आइटम्स में कमा रहे हैं, कौन सो में खो रहे हैं, और कौन सो में 30% से कम जीपी है। अगर 30% भी जीपी नहीं आ रहा सर, तो डैट मीन्स वो आइटम मोस्ट लाइकली आपको लॉस की तरफ धकेल रही होगी, क्योंकि 30% तो मिनिमम चाहिए ही होता है एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट के लिए, प्रॉफिट्स के लिए, डेप्रिसिएशन के लिए, मैनेजमेंट सैलरीज के लिए। तो वो अगर आप नहीं ले पाओगे तो कैसे काम चलेगा। तो इसको कोई देखे तो कि आइटम वाइज प्रॉफिटेबिलिटी मेरी क्या चल रही है। कौन सी आइटम्स टोटली ग्रॉस लॉस में चल रही हैं, जहाँ पे जीपी माइनस में ही है। अभी हम 30% जीपी की बात कर रहे थे, अब हम 0 जीपी की बात कर रहे हैं, माइनस जीपी की बात कर रहे हैं। कौन सी आइटम्स हैं जो माइनस जीपी में चल रही हैं, यानी कि जहाँ पर आरएम कॉस्ट ही सेल प्राइस से ऊपर है। उसके लिए क्या सोचा तुमने, एज सीएफओ भैया इसमें मदद करो मेरी। सैलरीज, क्या आप पिछले महीने की सैलरीज टाइम पे हो गई, क्या कर सकते हैं उस बारे में। अगले महीने के लिए फंड्स कितने चाहिए, बायर क्रेडिट यूज़ कर रहे हैं क्या, इसको आप इंटरनेट पर और स्टडी कर सकते हैं बायर क्रेडिट क्या होता है। तो बायर क्रेडिट क्या यूज़ कर रहे हैं, क्या अपने कोलेटरल के अगेंस्ट बायर अपने वेंडर्स को बायर क्रेडिट दिलवा सकते हैं, बहुत फ़ायदा होएगा।